नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी देश क्यों छोड़ना चाहते हैं। हिंदू धर्म और सिख धर्म का अफगानिस्तान में क्या इतिहास रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे और वो क्या कंडीशंस हैं और वो क्यों डेवलप हुई ऐसी कंडीशंस जिनके कारण ये देश छोड़कर अब जा रहे हैं। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप स्टडी आईक्यू का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध है। अगर आप घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है टिल 31 जुलाई, उसे भी अवेल कीजिए। कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान से 11 हिंदू और सिख भारत पहुंचे थे और इन्हें यहां लाने में भारत के विदेश मंत्रालय और अफगानिस्तान सरकार दोनों ने काम किया था और अब शायद उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जा सकती है। लेकिन क्या वो नागरिकता सीएए के तहत दी जाएगी, इसको मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के अंत में। अफगानिस्तान में हिंदू धर्म का क्या इतिहास है। देखिए, एग्जैक्ट रिटन रिकॉर्ड्स के अभाव में हमारे पास कोई प्रॉपर डेट नहीं है या फिर एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है जब हम ये बता सकें कि हिंदू धर्म अफगानिस्तान में इस समय फला फूला। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी जो है उसका 3rd सेंचुरी बीसी में अफगानिस्तान तक कंट्रोल था और इसी समय ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हिंदू धर्म भी यहां पर अफगानिस्तान में पहुंचा था, क्योंकि यहां पर कई सारे मौर्यन इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली एरिया का कंट्रोल था तो धर्म भी पहुंचा ही होगा। लेकिन वहां पर डायरेक्टली किसी हिंदू डायनेस्टी का रूल के बारे में कोई डायरेक्ट अनुमान हमें नहीं मिलता है अप टिल 6th 7th सेंचुरी एडी। तो 2 डायनेस्टीज थी जो हिंदू धर्म को फॉलो करती थी। जुनबिल डायनेस्टी, ये एक अलग सेक्ट की तरह थे जो हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए थे बट थोड़ा सा अलग हिंदू धर्म में एक सेक्ट माना जाता है जुनबिल्स को। और दूसरी हिंदू शाही डायनेस्टी थी जो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक यहां रूल कर रही थी काबुल के एक बड़े हिस्से पर। और जुनबिल डायनेस्टी 6th to 9th सेंचुरी के आसपास थी। तो कुल मिला के ये 400 सालों का इतिहास है जब हिंदू डायनेस्टीज अफगानिस्तान के एक बड़े पोर्शन पर रूल कर रही थी। उसके पहले अफगानिस्तान माना जाता है एक मल्टी कल्चरल लैंड, जहां पर पर्शिया का ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जुनबिल सेक्ट या संप्रदाय, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सभी धर्म फल फूल रहे थे। इस मैप में आप देख सकते हैं 8वीं शताब्दी में यहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी का रूल दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। लेकिन 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इस्लामिक कैलिफेट का यहां पर प्रसार होना शुरू होता है और धीरे धीरे ये सभी डायनेस्टीज कैलिफेट की आर्मीज के द्वारा खत्म कर दी गई। अब ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पूरा एक दिन में कैप्चर हो गया था, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। 7th सेंचुरी में शुरू हुआ और 10th सेंचुरी आते आते इस्लाम अफगानिस्तान में प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका था। जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी अफगानिस्तान पर रूल करने वाली 10th सेंचुरी में, वो थी गजनविद डायनेस्टी। और इस गजनविद रूल में भी कई हिंदू पावरफुल ऑफिसेस में मौजूद थे। ये गजनवीज के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, आर्मी जनरल तक थे हिंदू इनकी आर्मीज में। गजनवीज के बाद हिंदू समुदाय के लोग प्रशासन में इतने प्रोमिनेंट नहीं रहे। उसके बाद काफी फ्लक्स का पीरियड था अफगानिस्तान की हिस्ट्री में। वेरियस डायनेस्टीज आती गई जाती गई, कभी मंगोल्स का रूल था, कभी तैमूर का रूल था। फाइनली वहां पर एक स्टेबल रूल आता है मुगल डायनेस्टी के दौरान। तो 16th सेंचुरी की शुरुआत में जब बाबर ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया, दिल्ली आगरा वाला जो एरिया है, तब इंडिया और अफगानिस्तान का फिर से एक कॉमन लिंक शुरू होता है और काबुल मुगल रूल के अंडर 1738 तक रहा। तो यानी कि 1510 के आसपास से लेकर आप मान लीजिए ये जो 200 साल का टाइम पीरियड है, इस समय अगेन इंडिया अफगानिस्तान एक टेरिटरी या फिर एक यूनिट की तरह कंट्रोल हो रहे थे और इसमें कई हिंदू और सिख वहां पर जाकर रहने लगे, यानी कि आना जाना लगा रहता था ट्रेड के कारण। तो ऐसा माना जाता है कि जो ज्यादातर हिंदू अफगानिस्तान में 20वीं सदी में रह रहे थे वो पंजाब और सिंध इलाकों से आए थे एज ट्रेडर्स और मर्चेंट्स इन द 19th सेंचुरी। अब मैं बात करता हूं अफगानिस्तान में सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई या कैसे प्रचार प्रसार हुआ। तो सिखिज्म के जो फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी, ये अफगानिस्तान भी गए थे। इन्होंने दुनिया में बहुत जगह ट्रैवल किया था। उन्हीं ट्रैवल्स में से एक इनका अफगानिस्तान का ट्रैवल था। 16th सेंचुरी में भाई मर्दाना के साथ ये वहां पर गए और कई सिटीज इन्होंने विजिट किए। ये हमें उनके रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। तो काबुल, कंधार, जलालाबाद, सुल्तानपुर जैसी कई जगहों पर उन्होंने अपनी विजिट करी और धीरे धीरे वहां पर सिख धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर सिख समुदाय जो अफगानिस्तान में 20वीं सदी में हमें मिलता था वो 19th सेंचुरी में ही वहां पर आए थे,
क्योंकि याद कीजिए सिख एम्पायर की स्थापना हुई थी एक प्रोमिनेंट तरीके से 18th सेंचुरी का एंड और 19th सेंचुरी की शुरुआत। तो सिख एम्पायर बहुत पावरफुल था उस समय, ट्रेड काफी डेवलप हुआ, तो कई सिख काबुल और अन्य शहरों में जाकर व्यापार के लिए बसना शुरू हुए। और काबुल और अफगानिस्तान के कई शहरों में हिंदू और सिख दोनों बहुत ही अच्छे व्यापारी माने जाते थे। दे वर फ्लरिशिंग एज ट्रेडर्स इन द अफगान सोसाइटी। इनफैक्ट कुछ साल पहले तक भी अफगानिस्तान के कई शहरों में सिख दुकानदार आपको देखने को मिल सकते थे, इनका अच्छा खासा व्यापार होता था और यह समुदाय अफगान सोसाइटी में मुस्लिम्स के साथ मिलजुल कर आराम से रह रहा था। 2019 में एक किताब छपी थी अफगान हिंदूज एंड सिख्स, इंदरजीत सिंह जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो इन्होंने इसमें यह अंदाजा लगाया है कि 1970 के दशक तक, आज से लगभग 50 साल पहले, अफगानिस्तान में 2 लाख सिख और हिंदू थे। 60% इनमें से सिख और 40% हिंदू। तो अच्छी खासी आबादी थी, माइनॉरिटी थे लेकिन साइजेबल माइनॉरिटी थे। लेकिन यह सब कुछ बदलना शुरू हुआ 1980 के दशक में, क्योंकि अफगानिस्तान में लड़ाई छिड़ गई और कई लड़ाइयां हुई है अफगानिस्तान में। सबके रीजन अलग अलग थे और इनको मैंने डॉक्यूमेंट किया है अपने एक अफगानिस्तान युद्ध नाम के वीडियो में। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। लगभग 15 लाख लोग इसे ऑलरेडी देख चुके हैं। आप भी इसे देखिए, अगर आपने नहीं देखा है आपको समझ में आएगा कि अफगानिस्तान में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई है। 1980 के दशक में जब अफगान मुजाहिदीन युद्ध अपने चरम पर था, उस समय कई मुजाहिदीन ने हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार शुरू किए। उन्हें किडनैप किया जाने लगा, उनकी प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाता था, उनके घर उनसे छीन लिए गए, धार्मिक प्रताड़नाएं शुरू कर दी गई। वो अपने धर्म के अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। अगर कोई बॉडी को जलाने के लिए, क्रिमेट करने के लिए लेके जा रहा है तो उनको टारगेट किया जाता था। तो इस तरह की छुटपुट घटनाएं 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी। 1988 में 2 गुरुद्वारों पर अटैक हुआ था और 1992 आते आते जब मुजाहिदीन आपस में लड़ने लग गए थे और फाइनली नजीबुल्लाह सरकार को टॉपल कर दिया गया, ये वो समय था जब बड़ी संख्या में हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़कर जाने लगे। क्योंकि जो 1980s में छोटा मोटा सिलसिला शुरू हुआ था, छोटे मोटे अटैक शुरू हुए थे, वो बड़े अटैक्स में तब्दील हो गए। गुरुद्वारों में बंदूकधारी घुसकर सीधे लोगों को मारना शुरू कर चुके थे। तो 92 में जब एक थोड़ी सी स्टेबल गवर्नमेंट जो नजीबुल्लाह की थी वो गिर गई और मुजाहिदीनों की सरकार बन गई, तो जितने भी सिख और हिंदू थे उन्होंने यही फैसला लिया कि अब यहां से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। तो जो 2 लाख की आबादी थी, ऐसा माना जाता है उसमें से 50,000 से 1 लाख के बीच में लोग इस समय में अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। लगभग 50,000 अफगान लोगों को वीजा दिए गए तुरंत भारत सरकार के द्वारा अंडर अ रिलीजियस टूरिज्म स्कीम। उन्हें ये इस बेसिस पर वीजा दिया गया कि उन्हें धार्मिक टूर करने के लिए भारत आना है। और फिर भारत आने के बाद उनमें से ज्यादातर लोग यहां पर नहीं रहे, या तो वो यूरोप के किसी देश में माइग्रेट कर गए, और जो 18-20 हजार लोग पीछे रहे भी हैं वो आज मोस्टली दिल्ली में रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा अफगान डायस्पोरा हिंदू और सिख लोगों का आज यूरोप के जर्मनी, हॉलैंड और यूके जैसे देशों में रहता है। वो सभी लगभग यूरोप में सेटल्ड हैं। जो हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़कर नहीं आए वो तालिबान रूल में और ज्यादा परसिक्यूट किए गए और धीरे धीरे एक ट्रिकल चलता रहा कि कुछ परिवार हर साल 6 महीने में निकलकर भारत पहुंच जाते थे किसी तरह से। तो जो सबसे बड़ा एक्सोडस था वो 1992 में हुआ, लेकिन ये जो सिलसिला है ये 1990 से कंटिन्यूअसली अभी तक चला आ रहा है। अब अफगानिस्तान में अभी कितने हिंदू और सिख परिवार हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट फिगर्स अवेलेबल नहीं है। अफगानिस्तान का लास्ट सेंसस 1979 में हुआ था, लेकिन अभी जो रीसेंट लोकल रिपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान से जो आती हैं वो ये बताते हैं वहां पर कम्युनिटी मेंबर्स की अब केवल 700 सिख लोग पूरे अफगानिस्तान में रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 फैमिलीज हैं जो इस वक्त रह रही हैं, उनमें से भी ज्यादातर कैपिटल काबुल में रहते हैं। और हिंदू तो केवल अब वहां पर 50 से 100 के बीच में संख्या बताई जा रही है हिंदुओं की, बाकी सभी लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। मार्च 2020 में जब दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर रहे थे, उस समय काबुल में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गुरु हर राय साहिब, उस पर एक घातक हमला किया गया इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी के द्वारा, और यहां पर 25 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह गुरुद्वारा तब से बंद है। इस घातक हमले के पश्चात उम्मीद जताई जा रही है कि जो बचे हुए सिख परिवार हैं वो भी देश छोड़कर भारत या अन्य कहीं पर जाना प्रेफर करेंगे। अब अगर वो भारत आते हैं तो सवाल यह है कि क्या उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता दी जा सकती है या नहीं। तो देखिए, सीएए में साफ लिखा हुआ है कि कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है। तो अभी जो सीएए का रूल है उसके अनुसार इन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। लेकिन याद रखिए, भारत में केवल सीएए एक तरीका नहीं है नागरिकता देने का। केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर चाहे तो वो उन्हें दूसरे तरीकों से भी नागरिकता प्रदान कर सकता है। और एक और बात आपको बता दूं कि अभी तक होम मिनिस्ट्री ने सीएए के तहत
क्या रूल्स होंगे नागरिकता प्रदान करने के, वो अभी तक पब्लिक नहीं किया है। यानी कि ये अमेंडमेंट तो पब्लिसाइज किया जा चुका है, गैजेट में भी छप चुका है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के एग्जैक्ट रूल्स क्या होते हैं वो अभी तक नहीं बताए गए हैं। हो सकता है, आई एम सेइंग प्रोबेबली, ये 2014 से डेट अगर आगे बढ़ा दी जाती है तो जो सिख लोग अफगानिस्तान से पिछले 5-6 सालों में आए हैं उन्हें भी नागरिकता प्रदान करी जा सकती है। अभी हमें ये कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन जो फिलहाल डेट है सीएए की कट ऑफ डेट, उसके अनुसार तो इन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।